अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज मिनिस्ट्रीज बिटवीन 1948 एंड 1958। और उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इनिशियल गवर्नर जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर्स की। हमें मालूम है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत कोई प्रेसिडेंट नहीं होता था। प्रेसिडेंट की टर्म तब इंट्रोड्यूस हुई जब पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उससे पहले तक तो हमारे गवर्नर जनरल ही होते थे और प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने हमारे पास ही वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, और लियाकत अली खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज टाइम। और फिर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल बने उनका नाम था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम द गवर्नर जनरल। लेकिन इस टाइम पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को ही अहम पोजीशन दी और कहा कि ज्यादातर अहम काम आप ही करें। तो इनके दौर में, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में, ज्यादा अहम पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की, यानी लियाकत अली खान की, क्योंकि उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी था। जिन्ना का ज्यादा एतमाद भी था लियाकत अली खान पे। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ज्यादातर अथॉरिटी लियाकत अली खान को देके रखी। अब जब लियाकत अली खान की डेथ हुई 16 अक्टूबर 1951 में, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड मलिक गुलाम मोहम्मद को इन्होंने नया गवर्नर जनरल बना दिया। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तभी मैंने इस चीज को पहले ही हाईलाइट कर दिया कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन हमारे सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं और पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। जबकि मलिक गुलाम मोहम्मद replaced him as the new governor general when he became the prime minister of Pakistan। अली गुलाम मोहम्मद के टाइम पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया गया था एंड बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद इस्कंदर मिर्जा का दौर आया और इस्कंदर मिर्जा के टाइम पे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। जैसे बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली, उनके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उनके बाद इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ और आखिर में फिरोज नूर। और इवेंचुअली इनका टाइम जो था उसका एंड ऐसे हुआ कि मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन 1958। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारे गवर्नर जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर का दौर का बता दिया बिटवीन 1948 एंड 1958। इस्कंदर मिर्जा के टाइम पे पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और इधर प्रेसिडेंट की टर्म इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो इन दिस वे ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इधर प्रेसिडेंट की टर्म क्योंकि इंट्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है जी। ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं आपको अपने चैप्टर की तरफ लेके चल रहा हूँ और चैप्टर है बेसिकली लियाकत अली खान के बारे में। तो जरा लियाकत अली खान का चैप्टर लगाते हैं। लियाकत अली खान को जिना एक इंपॉर्टेंट काम सौंप के गए थे, दैट वाज मेकिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहला ड्राफ्ट प्लान बनाया गया उसका नाम रखा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पास होता है 12 मार्च 1949 में। अब सवाल पास्ट पेपर्स में अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सवाल बना दिया। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की टर्म्स क्या क्या थी। पहली बात, इन्होंने कहा ऑल ह्यूमन राइट्स विल बी गारंटीड। ऑल ह्यूमन राइट्स विल बी गारंटीड का मतलब ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी, टॉलरेंस होगा, सोशल जस्टिस होगा, जिस तरीके से इस्लाम ने हुक्म दिया। उसके अलावा मुसलमानों को इस्लामी प्रिंसिपल्स के मुताबिक जीने की जिंदगी जीने की इजाजत होगी। जबकि जो दूसरे मजाहिब है, अदर रिलीजियस ग्रुप, जैसे अगर यहाँ पे कोई हिंदूज रह रहे हैं या कोई सिख रह रहे हैं, तो वो अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि कुरान की जो आयत है लेट देयर बी नो कंपल्जन रिलीजन, कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। कहा कि जितनी भी अकलियत है, माइनॉरिटीज हैं और जितने भी गरीब लोग हैं, इनको सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स विल बी गारंटीड एंड लीगल सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसका ये मतलब है कि जो गवर्नर्स हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये कोर्ट के ऊपर अपना जोर नहीं चला सकते। ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पहली अच्छी अटेम्प्ट, कोशिश की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसने एक कोशिश तो दिखाई कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की। दूसरी बात, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो ब्रिटिश का बनाया हुआ था।
लेकिन अब क्योंकि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगह इस्लाम का रेफरेंस आएगा। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट टू इनरिच इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए पहला प्लान बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था। इट वाज डिफिकल्ट टू अग्री ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका पास्ट पेपर्स में सवाल आया हुआ है 7 मार्क का, और ये काफी आता रहता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। व्हाई was it difficult to agree on the new constitution in 1950? 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन पे अग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था? सर, पहला डिसएग्रीमेंट आ रहा था बंगालियों की तरफ से, ईस्ट पाकिस्तानियों की तरफ से। हमें मालूम है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। एक वेस्ट पाकिस्तान था जो आज के दौर का पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान था जो कि आज के दौर में बांग्लादेश है। तो जो बांग्लादेशी लोग थे उनको दो चीजों से क्रिटिसिज्म था, दो चीजों पे क्रिटिसिज्म था। वो दो चीजें क्या थी? पहला मसला, दैट दे फेल्ट दैट दे वर अंडर रिप्रेजेंटेड। इनकी आबादी पाकिस्तान में ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी। इनकी आबादी वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में 10 मिलियन से ज्यादा थी। इसके बावजूद इनको ज्यादा सीटें नहीं दी जा रही। तो दे वांटेड मोर सीट्स इन द नेशनल असेंबली। दे डिड नॉट लाइक द आइडिया कि हम लोगों को बराबर बराबर ट्रीट किया जा रहा है। ये चाहते थे कि इनकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल असेंबली के अंदर। दूसरा इनको मसला ये था कि कहते हैं कि उर्दू को आपने मेन लैंग्वेज यानी कि नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे क्यों चुना, जबकि अगर देखा जाए तो उर्दू बोलने वालों की तादाद सिर्फ 6% है। वेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 6% आबादी है जो कि उर्दू बोलती है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में टोटल बंगाली है, और 56% आबादी पाकिस्तान की बंगाली बोलती है। तो वाई शुड उर्दू बी चोजन एज द नेशनल एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? ये मसला था भाई पहला। दूसरा रीजन था, दूसरा क्रिटिसिज्म आया प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरफ से, प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस की तरफ से, जिनको ऐसा लग रहा था कि सारा पावर तो हेड ऑफ द स्टेट ने रख लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने रख लिया। भाई सूबाई हुकूमत को इख्तिलाफ है कि सारा पावर तो वफाकी हुकूमत ने रख लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने रख लिया, और इनको कोई पावर ही नहीं दिया गया। There was also opposition from the local and provincial politicians as they had no input under the proposal of approving the powers of the head of the state and the central government. तो इनको ये मसला रहा कि इनकी अथॉरिटी नहीं है मुल्क के अंदर। एक और जो क्रिटिसिज्म आया वो आया रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से। रिलीजियस ग्रुप्स मतलब आलिमों की तरफ से, उलेमास की तरफ से। सर क्यों भाई, इनको क्या मसला है? हमने कई जगह तो कहा कि हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाइफ गुजारेंगे, हम सोशल जस्टिस फॉलो करेंगे एज लेड डाउन बाय इस्लाम। हमने तो कहा कि हम लोग तो माइनॉरिटीज का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे इस्लाम ने हुक्म दिया। लेकिन आपने कह तो दिया कि ये सब इस्लाम के मुताबिक होगा, कैसे होगा उसका कोई सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्टूडेंट से कह दूं कि भाई आप सबको गारंटी दी जा रही है कि आपका ए स्टार आएगा, और ये ही नहीं बताऊं कि पढ़ाई कैसे करनी है, तरीकेकार क्या होगा, टेस्ट किस चीज का होगा, कितने होंगे, रिकॉर्डिंग्स किसकी मिलेंगी किसकी नहीं, तो आप बोलोगे सर आपने बात तो बहुत अच्छी की कि सबका ए स्टार आएगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं बता रहे कि कैसे आएगा, तब तक तो हम लोग ए स्टार पे बिलीव नहीं कर सकते। उसी तरीके से रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो कह रहे हैं कि आपने इस्लामिक रेफरेंसेस तो दे दी है, बट देर इज नॉट सफिशिएंट एम्फेसिस ऑन इस्लाम। इस्लाम कैसे अप्लाई होगा इसके ऊपर तो कोई एम्फेसाइज किया ही नहीं आप लोगों ने। उसके बाद कुछ लोगों को ये एतराज था दैट देर इज नो टाइम स्केल सेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कब तक फाइनलाइज होगा भाई? मुल्क आजाद हुआ है 14 अगस्त 1947 से, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब जाके फाइनलाइज हुआ? 1956 के अंदर। सोचो जरा कितने साल लग गए पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसकी एक वजह यह भी है कि 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान की डेथ हो गई थी। ही वॉज शॉट डेड, इनको कत्ल कर दिया गया था। इसका ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो अभी मजीद टाइम लगेगा सेटल होने में। So this was the reason why it was difficult to agree on the new constitution in 1950. भाई जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम लियाकत अली खान के टाइम पे हुआ दैट वाज प्रोडा।
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। भाई ये क्या था? बेसिकली किसी को तो कंट्रोल करना था मुल्क को। तो जो गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अगर ये खुद ही करप्शन करते, खुद ही करप्ट होते, तो कैसे मुल्क चलता? ठीक है जी। तो इन्होंने एक एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया कि गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल को कंप्लेन हो सकती है उस हर शख्स की who is found guilty of misconduct in the public office। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल आसान लफ्ज में कहूं, तो गवर्नर जनरल कैन डिसमिस एनीवन हु इज थॉट टू बी मिसयूजिंग हिज पब्लिक अथॉरिटी। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा था कि गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर के पास कंप्लेन हो सकती है। इवेंचुअली वो गवर्नर जनरल क्या करेगा, जज से इंक्वायरी बिठाएगा, और जो भी शख्स पाया गया कि भाई वो अपने पब्लिक अथॉरिटी का मिस यूज कर रहा है, गलत इस्तेमाल, नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको 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 ऑफिस से हटा सकते हैं। द लॉ वॉज डिजाइन टू एलिमिनेट करप्शन। मकसद क्या था? मकसद तो अच्छा था कि मिनिस्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट चेक रखा जाए और करप्शन को एलिमिनेट किया जाए। बट इन रियलिटी इट अलाउड द रूलिंग एलिट टू रिमूव दोज हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ। यानी कि असल में क्या हुआ, गवर्नर जनरल हर उस बंदे को हटा देता था जो भी इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता था। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये था कि करप्शन में कमी करना चाहते थे, लेकिन इवेंचुअली करप्शन इंक्रीज हो गई। एक ये इंपॉर्टेंट काम था जो लियाकत अली खान के टाइम पे हुआ। एक और काम था जिसको हम कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट। व्हाट वाज लियाकत नेहरू पैक्ट? आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो तमाम तर मुसलमानों की एक ही ख्वाहिश थी कि भाई किसी भी तरीके से इंडिया से उठ के पाकिस्तान आ जाए, और हिंदूज और सिखों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की साइड से उठ के इंडिया चले जाए। अब हो क्या रहा था कि इस कोशिश में कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। कम्युनल वायलेंस क्यों? क्योंकि सिखों को और हिंदुओं को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुसलमानों ने इंडिया को तोड़वा के अपना एक मुल्क आजाद करवा लिया। तो दे ऑर्गेनाइज अ मास मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स व्हाइल दे वर ट्राइंग टू माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अरे जब इंडिया से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे मुसलमान, तो हिंदू और सिख उनको बड़ी तादाद में कत्ल कर रहे थे। तो बदले में मुसलमान क्या करेंगे? एक शरीफ तो नहीं है ना हम भी, भाई हम भी क्या करेंगे, हम उन लोगों को कत्ल कर देंगे। तो जो हिंदू या सिख पाकिस्तान की साइड पे पाया जाता था, मुसलमान उसको कत्ल कर देते। तभी जिन्ना ने कहा यार ये मारा मारी तो बड़ा ही इमरजेंसी का मैटर है, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव इमरजेंसी, और सेंट्रल रेफ्यूजी काउंसिल को इससे डील करना पड़ेगा। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि लियाकत अली खान साहब ने मुलाकात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से, और इनके दरमियान एक पैक्ट साइन हो गया। इसका नाम था लियाकत नेहरू पैक्ट। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो फ्री पैसेज है कि कोई भी पाकिस्तान से इंडिया चले जाता है और इंडिया से पाकिस्तान आ जाता है, इस पैसेज को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। भाई हमें बॉर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, उस बॉर्डर पे फोर्सेस खड़ी करके बॉर्डर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि इधर से उधर लोग जाना छोड़ दें। अब फिर लोग कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी उनको, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी, और लोगों को वीजा लेना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट से कहना है कि आप हमें इधर से उधर माइग्रेट कराएं, ताकि एटलीस्ट कम्युनल वायलेंस को तो खत्म किया जा सके। तो इसका फायदा क्या हुआ? लियाकत नेहरू पैक्ट से फ्री पैसेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि कम्युनल वायलेंस कुछ हद तक कम हो जाए। और कम्युनल वायलेंस कुछ हद तक कम भी हुआ, लेकिन इट डिड नॉट कंप्लीटली स्टॉप द रेट ऑफ माइग्रेशन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही माइग्रेशन कम हो गई, हाँ कुछ हद तक कम हुई माइग्रेशन, तो फिर कम्युनल वायलेंस भी कम हुआ। तो ये अच्छी बात थी लियाकत नेहरू पैक्ट की। लियाकत अली खान के टाइम पे जैसे कम्युनल वायलेंस एक मसला चल रहा था, उसी तरीके से आर्मी की तरफ से भी कुछ मसाइल देखने आ रहे थे। भाई उसकी वजह से लियाकत अली खान के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई, जो कि हमारा अगला सवाल है 4 मार्क का जो आ सकता है। व्हाट वाज रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी? बेटा अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूली बॉर्न स्टेट पढ़े हो, पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स पढ़े हो, तो आपको आइडिया होगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान की आर्मी को तकरीबन तकरीबन 4,000 सोल्जर्स चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी का जो साइज था बेसिकली, वो तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख का था, और इसके लिए तकरीबन तकरीबन 4,000 ऑफिसर्स चाहिए थे। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ जो है वो
2500 ऑफिसर्स थे, यानी कि कुछ शॉर्टेज थी पाकिस्तान के पास ऑफिसर्स में। अब होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी, तो जिन्ना ने इस शॉर्टेज को फिल करने के लिए टेम्पररी बेसिस पे ब्रिटिश ऑफिसर्स बुला लिए, कहा सर हमें ट्रेनिंग दे, और जब हम ट्रेन हो जाएंगे आप आपसे चले जाएगा। और जो सबसे बड़ी पोजीशन होती थी कमांडर इन चीफ की, वो भी मजबूरन हमें किसको देने पड़ी, सर डॉगलस ग्रेसी को देने पड़ी, क्योंकि ये ब्रिटिश कमांडर हमारी ट्रेनिंग के लिए आए थे। ये टेम्पररी बेसिस पे आए थे, ये परमानेंट बेसिस पे नहीं आए थे कि हम इन्हीं के अंडर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा सर मुल्क बनाने का फायदा क्या हुआ, वहां पर भी ब्रिटिश थे, यहाँ पर भी ब्रिटिश हमारे कमांडर है, तो मुल्क बनाने का, आजाद होने का, इंडिपेंडेंस हासिल होने का क्या फायदा हुआ। तो भाई लियाकत अली खान ने इस मसले को हल किया। जैसे ही जनवरी 1951 आया, डॉगलस ब्रेसी साहब को हटा दिया और जनरल अयूब खान को, यानी कि एक पाकिस्तानी को कमांडर इन चीफ बना दिया, तो मसला हल हो गया। अब बाय 1951 मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स वर पाकिस्तानी, बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स अब ज्यादातर पाकिस्तानी थे। लेकिन इसके बावजूद some army officers were unhappy with the government and they decided to take over the government. इन्होंने कहा गवर्नमेंट को अब टेक ओवर करने का टाइम आ गया। और 1951 के मार्च में इस बात का इंकशाफ किया अयूब खान साहब ने कि रावलपिंडी में ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जहां कॉन्स्पिरेटर जो है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का प्लान बना रहे हैं। इस तरीके से क्या हुआ, जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको इन प्रिजन जेल में बंद कर दिया गया और उनके खिलाफ ट्रायल्स हुए। इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जैसे कि मेजर जनरल अकबर खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो थे, और इसके अलावा दीगर 14 ऑफिसर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया। लियाकत अली खान अपने पहले अटैक से तो बच गए, जो इन पे पहला अटैक होने वाला था इनकी गवर्नमेंट में, उनसे तो ये बच गए, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाए। हमें मालूम है कि 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान रावलपिंडी में एक पब्लिक एड्रेस कर रहे थे, जब इनको गोली मार दी गई और इनके कातिल को भी मार दिया गया, और जो भी सबूत थे वो सारे जला दिए गए, वो सारे मिटा दिए गए। और सिर्फ इनको मिला क्या, इनको एक टाइटल मिल गया, शहीद मिल्लत, द मार्टायर ऑफ द नेशन का। इस तरीके से लियाकत अली खान का दौर खत्म होता है 16 अक्टूबर 1951 में।